चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज 36। देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन में। मिस्टर ए कंटेम्पलेटिंग परचेज of 1000 equity shares of a company. His expectation of return, यानी कि इक्विटी शेयर उन्होंने खरीदे हैं 1000 के, और उनका जो एक्सपेक्टेशन है रिटर्न का वो 10% है बिफोर टैक्स, बाय वे ऑफ डिविडेंड विद एन एनुअल ग्रोथ 5% की ग्रोथ के थ्रू। ठीक है। एंड द कंपनी लास्ट डिविडेंड जो है वॉज 2 पर शेयर है, यानी कि 2 रुपये है पर शेयर डिविडेंड। even as even as he is contemplating, Mr. A suddenly finds due to budget announcement dividends have been exempted, dividend exempt हो जाता है from tax in the hands of the recipients. So but the imposition of dividend distribution tax on the company is likely to lead to a fall in dividend of 2 पैसे पर शेयर। लेकिन कंपनी के ऊपर पड़ जाता है डिविडेंड कितना, 20 पैसा पर शेयर। ठीक है। एज मार्जिनल टैक्स रेट है उसका 30%। रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट बी मिस्टर एज एस्टिमेट ऑफ प्राइस पर शेयर बिफोर एंड आफ्टर द बजट अनाउंसमेंट। बिफोर और आफ्टर द बजट अनाउंसमेंट के बारे में बात की है। यानी कि देखा जाए तो पहले जो बिफोर अनाउंसमेंट है डिविडेंड कितना दे रहे हैं, 2 रुपये दे रहे हैं। आफ्टर दे रहे हैं कितना, 20 पैसा। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं इसी तरीके से। क्या, पहले तो वैल्यू ऑफ शेयर निकालेंगे बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड डिविडेंड, डिविडेंड पर, यानी कि एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले वही फॉर्मूला लगाओगे आप, ग्रोथ है वहाँ पर तो 1 प्लस ग्रोथ और के माइनस जी। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारे पास, तो इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है। तो बस पुट कर देना है। जब हमारे पास डिविडेंड है कितना, एक्सपेक्टेड की बात कर रही है, जब एक्सपेक्ट करें तो 2 रुपये डिविडेंड था। एंड 1 प्लस ग्रोथ रेट कितना है, 0.05। ठीक है। और के की बात करें तो 10% था, विच इज़ 1 और माइनस कर देंगे 0.05। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करने के पास हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 42 रुपीज़। यानी कि प्राइस जो एस्टिमेट किया गया है बिफोर बजट अनाउंसमेंट से, तो वो कितना है, 42 रुपीज़ का। ठीक। अब आते हैं ज़रा आफ्टर अनाउंसमेंट की बात करते हैं। तो आफ्टर अनाउंसमेंट की बात करें तो जो वैल्यू गिरकर मतलब कितनी कम हो जाती है, 20 पैसा कम हो जाती है। तो डिविडेंड यानी कि अब कितना पे करना पड़ेगा हमें, तो इसी फॉर्मूले में ही पुट करके मैं बता देता हूँ। अब डिविडेंड कितना पे करना पड़ेगा, अब करना पड़ेगा 1.80। ठीक है। और यहाँ पर जो है ग्रोथ रेट कितना है, 1 प्लस 0.5, तो 1 प्लस 0.05 हो जाएगा इस तरीके से। और कैपिटलाइजेशन रेट जो है, एक बार मैं कैपिटलाइजेशन रेट भी देख लेता हूँ। देखिए 30% का टैक्स रेट है तो जो आपकी कैपिटलाइजेशन वैल्यू है वो कम हो जाएगी। यानी कि कितनी हो जाएगी अब, 30% अगर मैं देखूँ तो कितना हो जाएगा, 0.03, यानी कि 10% था तो पहले, अब कितना हो जाएगा, 0.07 हो जाएगा। ठीक है, माइनस कर दोगे आप वही ग्रोथ रेट, तो आपके पास इस तरीके से सॉल्व करने पर आंसर आ जाता है 94.50। तो देखिए कितने का फ़र्क आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, बजट अनाउंसमेंट पहले और आफ्टर। तो ये बातें ध्यान रखनी है, कॉन्सेप्ट जो हैं और फॉर्मूले जो हैं। यहाँ पर देखिए कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ढंग से समझना है इसको। क्वेश्चन ये कह रहा है कि बिफोर अनाउंसमेंट से पहले की क्या रेट है इक्विटी शेयर्स के, और आफ्टर क्या रेट पड़ता है ये बताओ। ठीक। तो आफ्टर जब हम देखते हैं तो काफ़ी सारी सिचुएशन जो है वो चेंज हो जाती हैं। लाइक आपका टैक्स रेट जो है वो इम्पैक्ट कर जाता है कैपिटलाइजेशन रेट पर। ठीक है, डिविडेंड कम हो जाता है। तो इसी चीज़ को देखते हुए हमें ये सॉल्व करना है। ना आ जाते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 37 पर। 37 इलस्ट्रेशन देखिए क्या कहता है।
अ कंपनी पेज अ डिविडेंड पे करती है 2 पर शेयर विद द ग्रोथ रेट 7% से, द रिस्क फ्री रेट इज़ 9% एंड द मार्केट रेट of return is 13%. The company has a beta factor of 1.50. However, due to a decision of finance manager, beta is likely to increase. beta जो होगा वो increase हो जाएगा 1.75 and find out the present as well as the likely value of the share after decision. तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। जब बेटा की बात करता है तो क्या लगेगा, CAPM मॉडल। CAPM मॉडल क्या कहता है, KE इज इक्वल टू RF प्लस बेटा, और यहाँ KM मार्केट प्राइस हो जाता है और रिस्क फ्री वाला हो जाता है। ठीक, तो ये फॉर्मूला हमें लगा देना है। तो सबसे पहले कैपिटलाइजेशन रेट निकालना है, बिकॉज यहाँ कैपिटलाइजेशन रेट हमें गिवन नहीं है। ठीक, तो कैपिटलाइजेशन रेट निकालना होगा हमें। तो यहाँ से निकल आएगा, रिस्क फ्री जो है वो है हमारा 9%, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.9 प्लस बीटा हमें गिवन है, बीटा विच इज़ 1.5 है, एंड यहाँ पर मार्केट वैल्यू निकालूँ तो 0.13 है माइनस 0.09। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो KE है वो निकल कर आ जाता है 15%। ठीक, अब बात कर रहा है वैल्यू शेयर निकालिए। ग्रोथ रेट कितना है, ग्रोथ रेट की बात करें तो यहाँ पर ग्रोथ रेट जो है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब, तो ग्रोथ रेट यहाँ पर गिवन है 7%। तो सिंपल सा है, आपको क्या करना है, वैल्यू निकालनी है। तो आपके पास वैल्यू के लिए फॉर्मूला है ही D1 KE माइनस ग्रोथ। तो डिविडेंड कितना दे रहे हो आप, 2 रुपीज़ दे रहे हो, KE कितना है निकल कर आ गया, ये 15% माइनस 0.07। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाता है 25 रुपीज़। ठीक, तो ये तो था डिसीज़न लेने से पहले का रेट। बट अब बात करते हैं क्या, हाउएवर इफ़ द डिसीज़न ऑफ फाइनेंस मैनेजर इज़ इम्प्लीमेंट हो जाता है तो क्या होता है, देखिए इम्प्लीमेंट हो जाता है तो देखिए क्या होता है, द बेटा फैक्टर इज़ लाइकली टू इंक्रीज़ हो जाती है, देयरफॉर कॉस्ट भी, जो कैपिटलाइजेशन रेट होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। चलिए देखते हैं फिर क्या फ़र्क पड़ता है। तो KE पर यहाँ पर वही फॉर्मूला लगाएंगे, RF एंड प्लस बीटा, ठीक, और KM माइनस RF। ठीक है, तो रिस्क फ्री जो था वहाँ पर 0.09 था, बेटा हमारा इस बार चेंज हो जाएगा 1.75 हो जाएगा, और यहाँ पर वही सेम रख देंगे माइनस एंड 0.09। तो इस तरीके से सॉल्व करने पर यहाँ पर आ जाएगा 16%। तो देखिए फ़र्क पड़ गया, इंक्रीज़ हो गया। सॉरी मैंने देखा नहीं, चलिए तो कोई नहीं, आप ये फॉर्मूला पुट करके ये सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पर इंक्रीज़ होता है क्या, 15% था, अब क्या हो गया 16% हो गया, यानी कि कैपिटलाइजेशन रेट जो है वो इंक्रीज़ हो गया। अब जब कैपिटलाइजेशन रेट इंक्रीज़ हुआ है तो कहीं ना कहीं बात आती है कि शेयर की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है तो सिंपल सा आपको पता होना चाहिए कि क्या होगा इस केस में, वैल्यू जो है वो कम हो जाती है शेयर की। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ करके, यहाँ पर KE माइनस ग्रोथ होता है, तो डिविडेंड कितना दे रहे हो, डिविडेंड 2 रुपीज़ ही दे रहे हो। यहाँ कैपिटलाइजेशन 0.16 एंड 0 ग्रोथ रेट जो है हमारा 0.07 है। इसको सॉल्व करने के बाद आ जाता है आपके पास 22.22। तो देखिए यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो यही क्वेश्चन में पूछा था कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा डिसीजन लेने के बाद। तो इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, जो वैल्यू है शेयर की वो कम हो जाती है। ठीक, तो चलिए आइए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर विच इज़ 38। 38 इलस्ट्रेशन नंबर पर आते हैं। क्या कह रहा है कि द फॉलोइंग फिगर्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द एनुअल रिपोर्ट ऑफ XYZ लिमिटेड। नेट प्रॉफिट गिवन है, आउटस्टैंडिंग 12% प्रेफरेंस शेयर गिवन है, नंबर ऑफ इक्विटी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट गिवन है। व्हाट शुड बी द अप्रॉक्सीमेट डिविडेंड पे आउट रेशियो।
डिविडेंड पे आउट रेशियो की बात कर रहा है, सो एज टू कीप द शेयर प्राइस, जिससे कि शेयर प्राइस हमें क्या रख सकें, 42 रख सकें बाय यूजिंग वॉल्टर मेथड। देखिए वॉल्टर मेथड का यूज़ करना है, सिंपल सी बात है। वॉल्टर मेथड का यूज़ करना है तो आपको वॉल्टर मेथड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है फॉर्मूला वॉल्टर मेथड का। तो यहाँ पर डिविडेंड पे आउट रेशियो के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं हम, वॉल्टर मॉडल यूज़ कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखनी है। डी अपॉन के ई प्लस आर ई माइनस डी अपॉन के ई, और इन सब के डिवाइड में फिर से के, ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखिए क्या मालूम चाहिए, अर्निंग मालूम होनी चाहिए। अर्निंग्स की बात करेंगे हम, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, तो चलिए निकाल लेते हैं हम, नेट अर्निंग्स निकाल लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट लेस कर दोगे आप क्या, डिविडेंड, ठीक है, क्योंकि टैक्स वगैरह दे नहीं रखा, डिविडेंड पे कर रहे हो आप 12 लाख का। तो एक अर्निंग की बात करूं तो मेरे पास आ जाती है अर्निंग 18 लाख की, 18 लाख की अर्निंग्स आ जाती है। अब मैं बात करता हूं कि अर्निंग पर शेयर बताइए, तो ये हो गई वैल्यू हमारी, यानी कि वैल्यू क्या, यानी कि इक्विटी अर्निंग्स जो है हमारी 18 लाख की है, और नंबर ऑफ शेयर्स की बात करूं तो वो है हमारे पास 3 लाख। तो पर इक्विटी शेयर की बात करूंगा मैं, तो 3 से डिवाइड करने पर मेरे पास आंसर आ जाएगा क्या, 6, यानी कि 6 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। नाउ कैपिटलाइजेशन रेट जो है वो देख लेते हैं क्वेश्चन में गिवन है या नहीं है। क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो यहाँ हम बात करते हैं फॉर्मूले की। अब वैल्यू हम रखेंगे फॉर्मूले में। तो एक चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पर जो आप इक्विटी का रेट लिखेंगे, यानी कैपिटलाइजेशन जो रेट लिखेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, वो एज्यूम करेंगे। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ थ्योरी में, तो आप एक बार जाकर थ्योरी देख लेंगे। तो किस तरीके से पुट करना है आपको, देखिए फॉर्मूले में प्राइस की बात करूँ तो हमें कितना रखना है, प्राइस 42 रखना है, ठीक है। ये जो प्राइस है ये हमें 42 रखना है। डिविडेंड की बात करूँ तो डिविडेंड जो होता है अर्निंग पर शेयर कितना है, 6 रुपीज़ अर्निंग है, और डिविडेंड कितना पेड करना है, एक्स, अर्निंग का एक्स करना है हमें, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैं यहाँ एज्यूम करूँगा कितना, एज्यूम करूँगा 16% का। ये मैंने क्यों लिया है 16%, ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप एक बार जाकर थ्योरी का कॉन्सेप्ट समझेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लेंगे हम 0.16, नाउ प्लस कर देंगे रेट, जो रिटर्न है वो हमारा 20% है, तो हम इसको लिख सकते 0.2, एंड अर्निंग कितनी है, 6 है, और यहाँ पर फिर से डिविडेंड 6x अपॉन में के ई, यानी कि 0.16 एंड डिवाइडेड बाय 0.16। तो इस तरीके से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या, देखिए किस तरीके से सॉल्व होगा। ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि 1 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 0.2 ऊपर एज इट इज़ ही रह जाएगा यहाँ पर, और नीचे बस खाली 0.16 मल्टीप्लाई 0.16 हो जाएगा, ठीक। देखा जाए तो ऑल ओवर हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं हम वैल्यू निकाल रहे हैं एक्स की। अब इन दोनों का एलसीएम लूँगा मैं, तो सिंपल सी बात है यही आएगा एलसीएम भी। इनको सॉल्व कर देंगे आप, इस सब को सॉल्व करने के बाद आपके पास जो वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से निकल के आ जाएगी। कॉमन लेने पर 1 माइनस यहाँ पर बच जाएगा 1 माइनस एक्स, ठीक है। देन इसके बाद आप सॉल्व कर लेंगे इसको पूरा, तो 0.52 आ जाएगा। सो रिक्वायर्ड डिविडेंड रेशियो की बात करूँ मैं तो और क्या हो जाएगा, 52%, ठीक है। तो यानी कि उनको डिविडेंड पे आउट रेशियो जो है वो 52% मेंटेन करके चलना पड़ेगा, कितने के लिए, 42 अर्निंग्स, यानी कि 42 प्राइस के लिए, ठीक।
सो गाइज आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस यहाँ पर एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट थी, क्या देखिए वॉल्टर मॉडल बोला है तो वॉल्टर मॉडल का सबसे पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। और क्या बोला है, और यहाँ पर बोला गया था कि प्राइस को मेंटेन करना है, कितना 42 ही मेंटेन करना है। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो पर इफेक्ट क्या पड़ेगा वो बताना था, वो रेट क्या अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक चीज़ एज्यूम मानी है, ये एज्यूम्ड क्यों की गई है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि थ्योरी में जाकर आपको एक बार समझना होगा। ठीक है, तो गाइज आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 39 की तरफ। थर्टी नाइन भी कुछ ऐसा ही है। अर्निंग्स दे रखी है, डिविडेंड पे आउट रेशियो दे रखा है, यहाँ पर इस बार आपको सब कुछ दे रखा है। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट दे रखा है, रेट ऑन रिटर्न, यानी कि सब कुछ गिवन है। करना क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल स्ट्रक्चर, व्हाट वुड बी द मार्केट वैल्यू निकालनी है वॉल्टर मेथड से, और ऑप्टिमम है या नहीं है ये भी बताना है। तो देखिए ऑप्टिमम के केस में मैं बात करूं तो थ्योरी में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि कब ऑप्टिमम होता है और कब ऑप्टिमम नहीं होता है। तो चलिए प्राइस निकालते हैं वॉल्टर मॉडल से। तो सिंपल सी बात है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए वॉल्टर मॉडल का, तो ईजिली समझ में आ जाता है। ठीक, तो देखिए डिविडेंड अपॉन के ई था प्लस अर्निंग माइनस डी था, और क्या था, अर्निंग माइनस डी रेट अपॉन के ई था। ठीक है, और अपॉन में के ई, मतलब वही डी अपॉन के ई आप एक ही बार लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिविडेंड हमें गिवन है 2, अर्निंग हमारी है कितनी 5, डिविडेंड वही, देखिए मैं आपको दिखला देता हूँ एक बार, आप क्वेश्चन में जाकर देखते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में गिवन है हमें क्या क्या, क्वेश्चन में हमें गिवन है अर्निंग ऑफ द कंपनी 5 लाख की है, और नंबर ऑफ शेयर की बात करूँ तो 1 लाख है, तो अर्निंग इक्विटी पर शेयर कितना आ जाएगा 5 रुपीज़, और डिविडेंड कितना पे कर रहे हैं हम 60%, तो इसका 60% कितना आ जाता है 3। तो ठीक है, इस तरीके से आप पुट कर देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे भी डिविडेंड 3 ही है। रेट कितना है हमारे पास, रेट गिवन है यहाँ पर हमें 15% यानी कि 0.15, और के ही है 0.12। ठीक, बस अब कुछ नहीं है ज़्यादा इसमें करने के लिए, इसको सॉल्व करने पर आपके पास आंसर आ जाता है 52.08। अब आती है बात कि ये ऑप्टिमम है या नहीं है। तो ऑप्टिमम है या नहीं है के लिए हमें क्या करना होता है, थ्योरी और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना होता है। तो वो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि होता क्या है, जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ मोर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, द प्राइस पर शेयर इंक्रीज एज द डिविडेंड पे आउट रेशियो डिक्रीज हो जाती है, तो ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होता है, नील हो जाता है। ठीक, तो ये बात ध्यान रखनी है आपको, बिना कॉन्सेप्ट के नहीं समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 40 की तरफ। इलस्ट्रेशन नंबर 40 देखा जाए तो बहुत ही सिंपल है, सिंपल सी बात है, फॉर्मूले को पुट कर देना है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। एमएम अप्रोच का फॉर्मूला लगाया हुआ है। 41 इलस्ट्रेशन देख लेते हैं ज़रा, 41 इलस्ट्रेशन कर लेते हैं, 40 हो जाएगा, सिंपली है, ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें। 41 देखिए, टोटल अर्निंग्स दे रखी है आपको 2 लाख की, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दे रखे हैं 20,000 के, डिविडेंड पे आउट डिविडेंड पेड दे रखा है 1,50,000, एंड अर्निंग रेशियो दे रखा है 12.5। सो क्या होगा यहाँ पर, आपसे पूछा गया असर्टेन वेदर द कंपनी इज द फॉलोइंग एन ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी पर है या नहीं है, और फाइंड दी व्हाट वुड बी द पे ई रेशियो पूछा है, पी रेशियो विच द डिविडेंड पॉलिसी विल हैव नो इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ शेयर, पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। विल योर डिसीजन चेंज हो सकता है अगर पी ई इज 8 हो जाए इंस्टेड ऑफ 12.5 की जगह। ठीक,
तो अर्निंग पर शेयर देखी जाए तो कितनी है, सबसे पहले तो 2 लाख को 20,000 से डिवाइड कर दोगे आप, तो अर्निंग पर शेयर आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो हम करते हुए आ रहे हैं, यानी कि डिविडेंड पे आउट रेशियो जो है इफ़ेक्ट पड़ रहा है वो किस तरीके से करते हुए आ रहे हैं, वॉल्टर मेथड से। तो यहाँ पर भी वही यूज़ करेंगे, हम वॉल्टर मेथड का ही यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले जो है प्राइस निकालना होता है, वैल्यू जो शेयर की है वॉल्टर मेथड का यूज़ करके आप पहले वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, वैल्यू निकाल लेंगे फॉर्मूला वॉल्टर मॉडल का लिखकर। हर एक चीज़ गिवन है यहाँ पर, चलिए मैं करके ही बता देता हूँ। डिविडेंड की बात करूँ मैं, डिविडेंड पेड जो हो रहा है यहाँ पर देखिए कितना हो रहा है। डिविडेंड देखिए टोटल वैल्यू दे रखी है 1,50,000 की, नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं 20,000, तो आपके पास 7.5 आ जाता है। तो डिविडेंड आप 7.5 लेंगे। ठीक, देन बोला है क्या कि क्वेश्चन में के ई रेशियो निकालना है। तो देखिए यहाँ पर आपको अर्निंग रेशियो दे रखा है 12.5। तो के ई निकालने के लिए क्या करते हैं हम, अर्निंग रेशियो दे रखा होता है तो क्या करते हैं 1/12.5 से डिवाइड कर देंगे। तो 1/12.5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आता है 0.08। तो के ई आप 0.08 ले लेंगे। देन प्लस करते हैं आर अपॉन के ई। आर कितना है हमारा, आर भी गिवन ही है क्वेश्चन में। लेट्स चेक, क्वेश्चन में गिवन है क्या, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। जो ये हमने 1 माना था वही होता है हमारा रेट ऑफ रिटर्न जो है। ठीक है, तो 1 है यानी कि 0.1 ले लेंगे। 0.1 और डिवाइडेड बाई के ई है, तो के ई तो हमने निकाल ही लिया है। ठीक, इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा यहाँ। और ई माइनस डी होता है, तो अर्निंग हमारी 10 रुपीज़ है ही, जो कि हमने अभी निकाली थी 2 लाख को डिवाइड करके, एंड माइनस डी 7.5 अपॉन में 0.08। ठीक है, इसको सॉल्व करने के पास आपके पास जो आंसर आएगा 132.81 आ जाता है। ठीक, तो यहाँ देखिए थ्योरी के हिसाब से देखा जाए तो, थ्योरी के हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास कैपिटलाइजेशन रेट जो है वो है कितना, के ओ टोटल निकाला जाए तो 10% है। इन्वर्स कर देते हैं थ्योरी के हिसाब से। ठीक है, थ्योरी पढ़ेंगे आप जाकर, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। एंड के ई जो है वो 8% है, विच इज़, यानी कि मैं देखूं तो कैपिटलाइजेशन रेट जो है वो मोर देन है किससे, के ई से। तो यहाँ पर डिविडेंड की जो पॉलिसी है वो फॉलो नहीं की जा रही है, वो फॉलो नहीं की जा रही है, यानी कि डिविडेंड पे हो या ना हो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। यानी कि डिविडेंड क्या हो, डिविडेंड क्या है, ज़ीरो है। यहाँ पर ज़ीरो वैल्यू क्या है इसकी, ज़ीरो है। तो वैल्यू ज़ीरो होने पर, यानी कि इस कंडीशन में क्या होता है देखिए, वैल्यू ज़ीरो होने पर, डिविडेंड ज़ीरो होने पर मार्केट प्राइस जो है वो गिर जाती है। यानी कि क्या होगा, डिविडेंड आप ज़ीरो पे करेंगे, डिविडेंड ज़ीरो पे करेंगे तो आपके पास जो इक्विटी जो पर शेयर रेट है, इक्विटी पर शेयर रेट जो है वो क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा कॉन्सेप्चुअल बेस पर देखा जाए तो। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। और अगर मैं डिविडेंड पे आउट रेशियो देखूँ तो इक्विटी शेयर है हमारे पास 2 लाख के, और सॉरी इक्विटी शेयर है 2 लाख के, और पे कितना किया जा रहा है डिविडेंड 1.5 लाख का। तो 1.5 लाख कितना परसेंटेज है, डिविडेंड पे आउट रेशियो अगर मैं निकालूं कितना परसेंटेज है 2 लाख का, तो ये है हमारे पास 75%। ठीक है, 75% है। और यहाँ पर हमारे पास 75% डिविडेंड, देखिए मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट को भी समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक, डिविडेंड अब हमारे पास क्या है, कैपिटलाइजेशन रेट ज़्यादा हो गया और लेकिन इक्विटी की जो कैपिटलाइजेशन रेट है वो कम है, तो डिविडेंड क्या हो जाता है हमारा, ज़ीरो हो जाता है। ठीक, तो अब जो यहाँ पर आप दोबारा से इसकी वैल्यू निकालेंगे, मार्केट वैल्यू, क्योंकि मार्केट वैल्यू डिविडेंड ज़ीरो होने पर इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसी फॉर्मूले को यूज़ करके डिविडेंड को आप, डिविडेंड की जगह आपको क्या रखना है, ज़ीरो। यानी कि यहाँ पर अब वैल्यू जो है ज़ीरो पुट करेंगे आप, यहाँ पर भी ज़ीरो पुट करेंगे और सॉल्यूशन कर देंगे। ठीक है, सॉल्यूशन करने के बाद क्या होता है, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें क्या बोला गया है, उसमें बोला गया है कि जो पी ई है,
इज़ 8 इंस्टेड ऑफ 8 हो जाए इंस्टेड ऑफ किसकी जगह पर 12.5 की जगह पर। ठीक है, तो अब मैं अगर बात करूं तो ये क्या होता है, इन्वर्स होता है ना। अभी हमने थ्योरी में पढ़ा था कि इन्वर्स होता है, इन्वर्स करने पर हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई थी वो आई थी 0.8। अब जो इन्वर्स होता है तो हमारे पास वैल्यू निकल के क्या आएगी, 12.5 आएगी, है ना। तो अब यहाँ पर 12.5 यानी कि कैपिटलाइजेशन ऑफ इक्विटी रेट क्या आ जाएगा, 12.5 आ जाएगा, विच इज़ मोर देन है किससे, रेट से। जो हमारा एक्चुअल में जो रेट है वो क्या है, वो 10 है ना। तो ये क्या है, कैपिटलाइजेशन जो इक्विटी का है वो मोर देन है। तो इस बेस पर क्या होता है कि फॉलो होता है एंड मार्केट वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक, तो अब सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से आपको फिर क्या करना होगा, मार्केट वैल्यू निकाल लेनी होगी। ठीक, तो यहाँ पर हमने 3 तरीके से 3 बार सॉल्व किया है। क्यों 3 बार सॉल्व किया है, सबसे पहले हमने क्या किया है, सबसे पहले तो एज इट इज़ जो गिवन था उस तरीके से सॉल्व किया, है ना। सबसे पहले जो गिवन था उस तरीके से सॉल्व किया है, यानी कि इन्वर्स रख के सॉल्व किया है। देन उसके बाद हमने क्या किया, अल्टरनेटिव, यानी कि वैल्यूज़ चेंज हुई है जब डिविडेंड ज़ीरो होता है तब। लेकिन लास्ट केस में क्या हुआ है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है क्या, कि कैपिटल ऑफ जो कैपिटलाइजेशन ऑफ इक्विटी रेट है वो मोर देन है। तो इस हिसाब से वैल्यू ऑफ जो वैल्यू हो जाएगी इक्विटी की वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए सारा जो खेल है वो कॉन्सेप्ट का है। अगर कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है तो आपको ये मुश्किल हो सकती है करने में, क्वेश्चंस आपसे मुश्किल ही निकल पाएंगे। एंड यहाँ पर ये मेंशन करना ज़रूरी है, जो ऑप्टिमल सिचुएशन जो होती है वो बताना ज़रूरी है कि यहाँ पर ऑप्टिमम पॉलिसी फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ आपको फॉर्मूला लगा के और आंसर निकाल के सिर्फ इससे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे जब तक कि आप ये बताएंगे नहीं कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है तो आपको बताना पड़ेगा। सो गाइस, आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करने वाले हैं लिवरेज। बहुत ही अच्छे से समझेंगे लिवरेज, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इजी भी है, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद लास्ट टॉपिक रह जाएगा हमारा कैपिटल बजटिंग। उसके बाद कंटिन्यू करने वाले हैं हम अपना एफएम, रिवीजन करेंगे अच्छे से पूरा। ठीक, सो गाइज बने रहिए मेरे साथ जब तक कि मैं आपको एफएम पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और प्लीज़ जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाकर सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।